अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर को, और इसी कड़ी में मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं इसी चैप्टर का नेक्स्ट सेशन। बहुत ही शानदार होने वाला है ये सेशन, किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे बेटा लवक के बारे में या प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिड के बारे में। लवक या प्लास्टिड किसके बारे में बात करेंगे बेटा? प्लास्टिड, या जिसे हम लोग हिंदी के अंदर बात करते हैं लवक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लवक के बारे में बात करेंगे। बेटा लवक क्या है, लवक का कार्य क्या है, लवक की संरचना क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा बेसिकली प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड सम यूग्लिनोइड्स। लवक जो होते हैं वह सभी पादप कोशिकाओं और साथ में कुछ यूग्लिनोइड्स होते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल यूग्लिनोइड्स का है बेटा यूग्लिना, उनके अंदर देखने को मिलते हैं कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड्स सभी पादप कोशिकाओं और यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं। बेटा जैसा कि हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक हम किसी स्पेशल या किसी स्पेसिफिक अभिरंजक से अभिरंजित नहीं करते हैं तब तक वो सेल के अंदर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करते हैं प्लास्टिड्स की, प्लास्टिड्स जो होते हैं दे आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। ये सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखे जा सकते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं बेटा? बड़े होते हैं। इस पॉइंट को लिखिएगा बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के संबंध के अंदर देखना। सूत्रकणिका को जब तक किसी विशेष विशेष अभिरंजक कौन सा था बेटा? जीनस ग्रीन बी से अभिरंजित नहीं किया जाता, तब तक वे कोशिका में दिखाई नहीं देते। जबकि लवक आकार में बड़े होने के कारण आसानी से दिखाई देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन बेटा कंपैरेटिवली आ सकता है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का कंपैरेटिव अगर क्वेश्चन आ सकता है तो एक बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सूत्रकणिका को हम लोग तब तक नहीं देख सकते जब तक हम कोशिका को किसी विशेष अभिरंजक जैसे जीनस ग्रीन बी से अभिरंजित नहीं करते। लेकिन ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ प्लास्टिड दे आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। लिखिएगा देखना, mitochondria are never seen unless the cell is stained with specific strain, that is what? That is genus green B, but due to the large size of plastid, they are easily observed
इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि लवक जो होते हैं ये साइज में बड़े होते हैं, इसलिए सेल के अंदर ये जो होते हैं आसानी से दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा बेटा, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इंपार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू दी प्लांट्स। लवक के अंदर कुछ विशेष प्रकार के वर्णक पिगमेंट्स जो होते हैं वह प्रेजेंट होते हैं। इस पिगमेंट के कारण, ये पिगमेंट अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। इस पिगमेंट के अलग अलग रंग के कारण पादपों को अलग अलग भाग जो है वह हमें अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे बेटा। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। बेटा लवक में हमने कहा कि लवक के अंदर विशेष प्रकार के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग रंग के। उन अलग अलग पिगमेंट की उपस्थिति के आधार पर लवकों को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है बेटा क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरे होते हैं बेटा ल्यूकोप्लास्ट। द प्लास्टिड्स आर classified on the basis of pigment they possess in three main category. One is called as chloroplast, second one is called as chromoplast and the third one is called as leucoplast. अब एक एक को हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा ल्यूकोप्लास्ट की। किसकी बात करते हैं बेटा? ल्यूकोप्लास्ट, या इन्हें हिंदी में बोलते हैं बेटा अवर्णी लवक। क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक। अवर्णी, अगर इस वर्ड को हम लोग तोड़ें, अ प्लस वर्णी, और वर्णी का मतलब क्या होता है बेटा? वर्णी का मतलब होता है रंग, मतलब रंगहीन लवक होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? रंगहीन, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, रंगहीन लवक जो होते हैं, रंगहीन लवक, ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखने का कि ये रंगहीन लवक होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट विभिन्न आकृतियों और आकारों के रंगहीन लवक होते हैं, जिनमें क्या जमा होता है बेटा? इनके अंदर पोषक तत्व जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड, दे पजेज सम न्यूट्रिएंट। अब ये भी बेटा कई तरह के होते हैं। जैसे हम लोग बात करें सबसे पहले एमाइलोप्लास्ट की, सबसे पहले बात करते हैं एमाइलोप्लास्ट। बेटा एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं बेसिकली आपको आलू के अंदर देखने को मिलेंगे, और एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली स्टार्च को स्टोर करने का काम करते हैं। किसको स्टोर करते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करते हैं एमाइलोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं बेटा? एमाइलोप्लास्ट, लिखिएगा इसको, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, और एमाइलोप्लास्ट का बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपके पोटैटो। ठीक है, पोटैटो के अंदर स्टार्च जो होता है वह स्टोर रहता है, वह उसके अंदर एमाइलोप्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड बात करते हैं बेटा इलेयोप्लास्ट। क्या है बेटा? इलेयोप्लास्ट। इलेयोप्लास्ट जो होते हैं वो ऑयल्स एंड फैट को स्टोर करके रखते हैं, और जितने भी सीड जिनसे हमें ऑयल ऑब्टेन होता है उसके अंदर इलेयोप्लास्ट होता है। क्या होता है बेटा? इलेयोप्लास्ट। इलेयोप्लास्ट का बेस्ट एग्जांपल है कैस्टर के सीड। ठीक है, इलेयोप्लास्ट। सेकंड क्या है बेटा? इलेयोप्लास्ट। इलेयोप्लास्ट किसको स्टोर करके रखते हैं? इलेयोप्लास्ट जो होते हैं दे स्टोर ऑयल एंड फैट, ऑयल एंड फैट। और इसका एग्जांपल देखें बेटा, कैस्टर ऑयल। क्या होता है बेटा? कैस्टर ऑयल जो होता है वह इसका बेस्ट एग्जांपल है। और भी कई सारे एग्जांपल है, ओशिमम ले लो, ग्राउंड नट ले लो, इन सब के अंदर, इनके बीजों के अंदर, इनके सीड्स के अंदर हमें ऑयल और फैट जो होता है वह डिपोजिशन मिलता है। दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इलेयोप्लास्ट। थर्ड वन बात करते हैं बेटा, ये हो गया इसका ल्यूकोप्लास्ट का पहला टाइप एमाइलोप्लास्ट, दूसरा हो जाएगा इलेयोप्लास्ट, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं बेटा एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एल्यूरोप्लास्ट। और एल्यूरोप्लास्ट क्या होते हैं? ये प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते रहते हैं। एल्यूरोप्लास्ट अगर हम बात करते हैं, सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा। सोयाबीन के बीजों के अंदर, सोयाबीन के अंदर ऑयल भी मिलता है, एलियोप्लास्ट भी है, और इसके अंदर बेटा क्या है? एल्यूरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है, एल्यूरोप्लास्ट। तीसरा कौन सा होता है बेटा? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। और एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोर करके रखते हैं? ये स्टोर करके रखते हैं बेटा प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। और इसका जो एग्जांपल है सोयाबीन। क्या होता है बेटा? सोयाबीन। सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन जो होता है वह इसका बेस्ट एग्जांपल है
एल्यूरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वह बेसिकली आपके 3 तरह के हो गए। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली जो है वह हो गए आपके 3 तरीके के, और 3 तरीके के कौन से? एक तो हो गया अमाइलोप्लास्ट, दूसरा हो गया इलेयोप्लास्ट और तीसरा हो गया एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं, इलेयोप्लास्ट जो होते हैं वह ऑयल और फैट को स्टोर करके रखते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं वह प्रोटीन को स्टोर करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णी लवक। क्रोम का मतलब क्या होता है? क्रोम का मतलब होता है बेटा कलर, मतलब इसके अंदर अलग अलग कलर के पिगमेंट्स जो होते हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। कि क्रोमोप्लास्ट में वसा में घुलनशील कैरोटीनॉइड वर्णक। बेटा आगे हम लोग और पिगमेंट का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कुछ पिगमेंट जो होते हैं वह वसा के अंदर सॉल्युबल होते हैं और कुछ किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर बेसिकली हमें वसा के अंदर घुलनशील फैट सॉल्युबल जो पिगमेंट होते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स है। कैरोटिनॉइड्स के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कैरोटिनॉइड्स के अंदर कैरोटीन हो गया, ज़ेंथोफिल हो गया, ये जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं। क्या है कि क्रोमोप्लास्ट में वसा में घुलनशील कैरोटिनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ेंथोफिल आदि जो होते हैं वह पाए जाते हैं। इन क्रोमोप्लास्ट द फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल आर प्रेजेंट। इनके अंदर क्या होता है बेटा? वसा में घुलनशील वर्णक उपस्थित होते हैं। वसा में घुलनशील वर्णक, वसा में घुलनशील वर्णक। और वसा में कौन से होते हैं बेटा घुलनशील? ये होते हैं बेटा कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड जो होते हैं वह वर्णक पाए जाते हैं। फैट सॉल्युबल पिगमेंट जो होते हैं बेसिकली दे आर प्रेजेंट। फैट सॉल्युबल पिगमेंट, एंड फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स में भी बेस्ट एग्जांपल है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड के अंदर भी कैरोटीन है, ज़ेंथोफिल है। इन क्रोमोप्लास्ट के अंदर इनकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। अब देखना बेटा, वर्णकों का कलर जो होता है, पिगमेंट का जो कलर होता है, पिगमेंट का रंग जो होता है वह अलग अलग होता है। कुछ पिगमेंट येलो कलर के होते हैं, कुछ पिगमेंट ऑरेंज कलर के होते हैं, कुछ पर्पल कलर के होते हैं। तो इन वर्णकों की उपस्थिति के कारण, किसके? कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल पिगमेंट की उपस्थिति के कारण ये प्लांट को येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर जो है वह प्रोवाइड करते हैं। क्या कह रहा है कि यह पौधों के हिस्से को पीला, नारंगी या लाल रंग देता है। दिस गिव्स येलो, ऑरेंज और रेड कलर टू द पार्ट ऑफ प्लांट। क्या कहा बेटा? कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर वसा में घुलनशील वर्णक कैरोटिनॉइड्स जैसे कैरोटीन है, ज़ेंथोफिल है, ये पाए जाते हैं। और इन वर्णकों की उपस्थिति के कारण प्लांट के अलग अलग पार्ट जो होते हैं, जैसे उनको अलग अलग कलर मिलता है। जैसे किसी को पीला रंग मिलता है, किसी को रेड रंग, किसी को ऑरेंज रंग जो होता है वह प्रेजेंट होता है। बेटा इन क्रोमोप्लास्ट के अंदर या तो क्लोरोफिल बहुत ही कम होगा या होगा ही नहीं। क्लोरोफिल नहीं होगा, हरा रंग जो होता है वह इसको नहीं मिले। क्लोरोफिल आइदर एब्सेंट और इन वेरी लेस अमाउंट। क्लोरोफिल या जिसको बोलते हैं पर्णहरित, या तो बिल्कुल ही अनुपस्थित होगा या उनका अमाउंट जो होता है वह बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्रोमोप्लास्ट अकर मेनली इन पेरिकार्प्स एंड पेटल। क्रोमोप्लास्ट होता है वह मुख्य रूप से फल की भित्ति और पंखुड़ियों के अंदर पाया जाता है। फल की जो पेरिकार्प होती है, फ्रूट की मेम्ब्रेन के अंदर आप लोग पढ़ोगे पेरिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, एक्सोकार्प, कई सारी भित्तियां होती है। उसके अंदर जो फल भित्ति होती है पेरिकार्प के अंदर बेसिकली आपको क्रोमोप्लास्ट देखने को मिलता है। और पेटल्स, आपने पता है कि एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं। तो पेटल्स जो होते हैं उनके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है? क्रोमोप्लास्ट देखने को मिलता है। अब देखना बेटा, पूछा जा सकता है कि टमाटर का लाल रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो होता है बेसिकली उसके अंदर एक लाल रंग का वर्णक होता है जिसका नाम है लाइकोपीन। क्या नाम है बेटा? लाइकोपीन। तो लाइकोपीन वर्णक की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग जो होता है वह क्या होता है? लाल होता है। देख लीजिएगा कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वह क्रोमोप्लास्ट के लाल वर्णक लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है। टमाटर
द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू द रेड पिगमेंट लाइकोपिन, और टमाटर का साइंटिफिक नेम भी इस लाइकोपिन की बेसिस के ऊपर है, लाइकोपर्सिकॉन पर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। हालांकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, कोई याद करने की हमें जरूरत नहीं है। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम टोमेटो का साइंटिफिक नेम होता है, और इसका जो रेड कलर होता है इट इज ड्यू टू दी लाइकोपिन पिगमेंट। क्लियर। फिर बात करते हैं तीसरे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट प्लास्टिड की, दैट इज व्हाट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं बेटा? हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट और कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट के कारण ये पिगमेंट जो होते हैं वह सनलाइट को ट्रैप करते हैं, और दे आर हाईली एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कह रहा है कि द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड वर्णक होते हैं which are responsible for trapping light energy, and this step is very essential for photosynthesis। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को ट्रैप या रिसीव करने का काम करते हैं। अब देखो बेटा, एक लीफ की स्ट्रक्चर देखें हम लोग, लीफ का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखें तो लीफ के क्रॉस सेक्शन के अंदर ऊपर की तरफ जो है, ऊपर और नीचे की तरफ आपको क्यूटिकल्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बेटा? क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद क्या होगी? अपर एपिडर्मिस, और नीचे की तरफ क्या होगी बेटा? लोअर एपिडर्मिस। और जो इसका मेसोफिल टिश्यू होता है, बेसिकली कुछ प्लांट के अंदर मेसोफिल टिश्यू डिफरेंशिएटेड होता है और कुछ के अंदर डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। तो इसका जो मेसोफिल टिश्यू होता है वह दो टिश्यूज के अंदर डिवाइड होता है। एक का नाम है बेटा पैलिसेड मेसोफिल, और दूसरे का नाम है स्पॉन्जी मेसोफिल या स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। द मेसोफिल टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट इन लीफ। One is called as palisade and another one is called as spongy mesophil। तो एक प्लांट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट जो है वह लीव्स के मेसोफिल टिश्यू के अंदर देखने को मिलता है। द मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। इंपोर्टेंट है कि हरे पौधे के अधिकांश हरित लवक पत्तियों की पर्ण मध्योतिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। ये देखो बेटा, ये आपको क्या देखने को दिख रही है? मेसोफिल लेयर है। इस मेसोफिल लेयर को अगर हम लोग लार्ज करके देखें तो ध्यान से आप लोग देखना कि ये जो मेसोफिल लेयर है, इस मेसोफिल की लेयर की सेल के अंदर आपको इस प्रकार से ये जो है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। ये जो क्या है बेटा? दीज ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट है। हरित लवक जो है मेसोफिल सेल के अंदर आपको सबसे अधिकांश मात्रा के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा बेटा कि अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की संख्या की बात करें या उसकी आकृति की बात करें तो नंबर जो होता है, इसका जो नंबर होता है वेरी करता है। कुछ कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या एक ही होती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके अंदर इनकी जो संख्या होती है बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे बात करें क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका के अंदर को, ये क्लेमाइडोमोनास है। इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट एक कोशिका के अंदर देखने को मिलता है, जबकि जो मध्यतक कोशिका है, मेसोफिल सेल है, उस एक सेल के अंदर आपको 20 से 40 हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, यही कह रहा है कि द नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जैसा कि आप सभी जानते हैं एक हरा शैवाल है। क्या है बेटा? हरा शैवाल, ग्रीन एल्गा है। हरा शैवाल होता है, ग्रीन एल्गा है, और इसकी एक सेल के अंदर हमें एक ही क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। और मेसोफिल जो मध्यतक कोशिका है उसके अंदर हमें इस क्लोरोप्लास्ट की संख्या लगभग 20 से 40 प्रति कोशिका देखने को मिलती है। बेटा इनकी शेप की बात करें, दीज आर लेंस शेप्ड, ये लेंस शेप्ड के भी हो सकते हैं, ओवल शेप्ड अंडाकार हो सकते हैं, स्फेरिकल गोलाकार हो सकते हैं, डिस्कोइड हो सकते हैं, और यहां तक कि कुछ
कोशिकाओं के अंदर आपको रिबन की आकृति के क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलते हैं। लेंस शेप्ड हो सकता है, ओवल हो सकता है, डिस्कॉइड या रिबन शेप भी देखने को मिलती है। इनकी लंबाई की बात करें 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई की बात करें 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। लेंथ कितनी होती है बेटा? इनकी अगर लेंथ की बात करें, लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to power of -6 मीटर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बात करें बेटा, इसके मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बात करें बेटा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कैसा होता है बेटा? द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दो परतों की मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी 2 परतों वाली झिल्ली पाई जाती है। दोनों में से जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, अगर ये मैं बात कर रहा हूं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन ये हो गई, ये तो हो गई बेटा इसकी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर पोरीन प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है बेटा? पोरीन प्रोटीन। एक पोरीन प्रोटीन जो होता है, यह पोरीन प्रोटीन की हेल्प से पदार्थों का स्थानांतरण होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के बाहर। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है वह लेस परमेबल होती है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन 2 है, 2 मेम्ब्रेन। एक तो हो गई बेटा आउटर मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं लिख रहा हूं आउटर मेम्ब्रेन, और एक हो गई बेटा इनर मेम्ब्रेन। एक क्या हो गई बेटा? सॉरी, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर पोरीन प्रोटीन होता है। क्या होता है बेटा? पोरीन प्रोटीन। और पोरीन प्रोटीन जो होता है वह ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किसके लिए है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वह मोर परमिएबल होती है। कैसी होती है बेटा? मोर परमिएबल। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है दैट इज व्हाट? दैट इज लेस परमिएबल। इज दैट क्लियर? इनर मेम्ब्रेन तो आपके लेस परमिएबल होती है और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वह मोर परमिएबल देखने को मिलती है। ठीक है कि आउट ऑफ दी टू द इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, आउटर मेम्ब्रेन कंटेन पोरीन। दोनों में से भीतरी झिल्ली जो होती है वह कम पारगम्य होती है। बाहरी झिल्ली में पोरीन प्रोटीन उपस्थित होता है और पोरीन प्रोटीन जो होता है वह पदार्थों के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। इस कारण वह क्या होगा बेटा? ज्यादा परमेबल होगी। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। ठीक है, भीतरी झिल्ली से घिरे स्थान को क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा कहते हैं। इस पॉइंट को भी लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पेक्ट के अंदर, इस पॉइंट को लिखिएगा। इन माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में रिलेटिवली बात करेंगे हम। इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रियन द स्पेस covered by inner membrane is called as matrix, while in chloroplast it is called as स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा कहते हैं, उसे हम लोग स्ट्रोमा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहा जाता है। अब देखो बेटा, अब हम इसकी स्ट्रक्चर को अच्छा हिंदी में लिखूं। माइटोकॉन्ड्रिया में सूत्रकणिका में आंतरिक झिल्ली से घिरा स्थान, आंतरिक झिल्ली से घिरा स्थान मैट्रिक्स कहलाता है। इंग्लिश में लिखना बेटा, अधात्री कहते हैं, जबकि मैट्रिक्स कहलाता है। जबकि हरित लवक में
आंतरिक झिल्ली से घिरा स्थान स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा कहलाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा। बेसिकली कंपैरेटिव अगर क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया और उसका ये बात करें हरित लवक की, तो उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आगे देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा, अगर हम लोग एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखें बेटा, एक क्लोरोप्लास्ट की मैं एक सामान्य स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आपको इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ये क्या हो गई? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वह होती है लेस परमिएबल, और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वह होती है मोर परमिएबल। क्यों? क्योंकि पोरीन प्रोटीन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब देखना बेटा, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लियर है? अब देखिएगा बेटा, अब आपको स्ट्रोमा के अंदर कुछ इस प्रकार से फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वह देखने को मिलते हैं। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रोमा के अंदर, हरित लवक के स्ट्रोमा के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से फ्लैट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं बेटा? थाइलेकोइड। लेकिन ये थाइलेकोइड जो होते हैं वह अकेले नहीं होते हैं। ये इस सिक्कों की ढेर की भांति, स्टैक्स ऑफ कॉइन की भांति जो होते हैं इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर व्यवस्थित होते हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेनम। तो ग्रेनम क्या है? ग्रेनम इज स्टैक ऑफ थाइलेकोइड। स्टैक्स ऑफ थाइलेकोइड। ऐसे कई सारे ग्रेनम जो होते हैं, जैसे ये एक हो गया थाइलेकोइड, और इस प्रकार से जो होते हैं थाइलेकोइड व्यवस्थित होते हैं पूरे के पूरे स्ट्रोमा के अंदर। इस प्रकार से जो है हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या है बेटा? ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर जो है वह ग्रेनम है। अब देखना बेटा, ये जो ग्रेनम होते हैं, ये ग्रेनम आपस में जो होते हैं वह जुड़े होते हैं। ग्रेनम जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। इस जोड़ने वाली संरचना को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा लेमिलेई। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा लेमिलेई कहते हैं। और देखो, और क्या होता है बेटा? और आपको इस स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम जो होते हैं वह दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बेटा? राइबोसोम जो होते हैं वह दिखाई देते हैं। ये क्या है बेटा? राइबोसोम। और क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का सर्कुलर जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। इस डीएनए को बोलते हैं बेटा सीपी डीएनए, क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट के खुद के अंदर भी स्वयं का डीएनए पाया जाता है, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्टिक डीएनए या सीपी डीएनए के नाम से जानते हैं। अब इसको यहां से पढ़ते हैं। देखो बेटा, इन द स्ट्रोमा अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स आर प्रेजेंट कॉल्ड थाइलेकोइड। स्ट्रोमा के अंदर आपको इस प्रकार से, ये जो दिख रही है ना, कि इस प्रकार से एक मेम्ब्रेनस सैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वह देखने को मिलती है, जिन्हें हम एक को तो क्या बोल देंगे? एक को बोल देंगे बेटा हम लोग थाइलेकोइड। एक को क्या बोलेंगे? थाइलेकोइड। लेकिन ये थाइलेकोइड अकेले नहीं रहते हैं। ये थाइलेकोइड एक के ऊपर एक इस प्रकार से क्या होते हैं बेटा? व्यवस्थित होते हैं, और सिक्कों के ढेर के भांति व्यवस्थित होते हैं। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेनम कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेनम कहा जाता है। यही कह रहा है कि इन द स्टोमा अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाट दैट आर कॉल्ड एज थाइलेकोइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? थाइलेकोइड कहते हैं। स्टोमा में कई संगठित चपटी झिल्लीदार थैलियां मौजूद होते हैं, जिन्हें हम थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड के अंदर की जो एक कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग, वही है बेटा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैविटी के लिए हम लोग ल्यूमेन वर्ड जो है वह काम में लेते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
थाइलेकॉइड सिक्कों के ढेर की तरह व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें हम लोग ग्रेना या इंट्राग्रेनल थाइलेकॉइड कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम या इंट्राग्रेनल थाइलेकॉइड बोल सकते हैं। इंट्राग्रेनल थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड हम लोग इसे कह सकते हैं। ईच क्लोरोप्लास्ट के अंदर लगभग 40 से 60 ऐसे ग्रेना जो होते हैं वह मौजूद होते हैं। क्लियर है बात? आगे देखो बेटा, स्टोमा लेमेलाई और फ्रेट्स चैनल, हमने बताया था कि दो ग्रेनम जो होते हैं, दो ग्रेनम, इस एक को का एक ग्रेनम, इस दूसरे को का दूसरा ग्रेनम, तो दो ग्रेनम जो होते हैं, ये दोनों ग्रेनम आपस में एक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमा लेमेलाई या फ्रेट्स चैनल के नाम से जानते हैं। स्टोमा लेमेलाई और फ्रेट्स चैनल्स और स्टोमा थाइलेकॉइड आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग दी थाइलेकॉइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। दो ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली संरचना जो है उसे हम स्टोमा लेमेलाई या फ्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। बेटा देखना, एक फोटोसिंथेटिकली एक्टिव जो यूनिट होती है, एक प्रकाश संश्लेषण कार्यात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, वह थाइलेकॉइड के अंदर देखने को मिलती है। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर आपको पूरी की पूरी एक फोटोसिंथेटिकली फंक्शनल यूनिट देखने को मिलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटासोम कहते हैं। फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर अच्छे तरीके से डिस्कस कराऊंगा, क्लास को मिस मत करिएगा। फोटोसिंथेटिक functional unit located in thylakoid membrane containing of 250 to 400 molecules of various pigment is called as quantasome। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रकाश संश्लेषण क्रियात्मक इकाई उपस्थित होती है। क्लियर है? और इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर। द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स। स्टोमा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा हम सभी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए जितनी भी मशीनरी चाहिए, इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। कि द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स फॉर कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन एंड प्रोटीन्स, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी यहाँ पर मौजूद जो है मशीनरी मौजूद होती है। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलेकॉइड। तो ये बेटा एक क्लोरोप्लास्ट की संरचना है जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड के साथ साथ जो भी रिएक्शंस, कैल्विन साइकिल्स के लिए रिएक्शंस के लिए जो भी इंपोर्टेंट मशीनरी है, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन दी स्टोमा रीजन। स्टोमा also contain small double stranded circular DNA molecules and ribosome। स्टोमा के अंदर आपको इस प्रकार से सर्कुलर डीएनए, वर्तुलाकार डीएनए देखने को मिलता है, जिसे हम लोग सीपी डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सीपी डीएनए। क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो है इसे कहा जाता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? क्लोरोप्लास्ट डीएनए। राइबोसोम जो होते हैं वह 70S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। साइज भी कम होती है, भार भी कम होता है। क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट कोशिका के अर्ध स्वायत्त अंगक होते हैं। इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। हरित लवक में स्वयं का डीएनए, सीपी डीएनए उपस्थित होता है। इस कारण हरित लवक अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन का निर्माण स्वयं ही करता है। इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग
कहते हैं। दो कोशिकांग बेटा ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है हरित लवक। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम। क्लोरोप्लास्ट contain its own DNA, that is what? That is called as cpDNA, due to which it can synthesize some of protein itself, some of required protein itself, hence it is also known as semi autonomous cell ऑर्गेनेलीज। ठीक है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया, इस पॉइंट को भी यहीं पे लिख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकणिका व हरित लवक दोनों ही अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग होते हैं। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियन आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। सेमी autonomous cell organelles। इज दैट क्लियर बेटा? चलें आगे, चलते हैं बेटा अगले। अगर हम लोग बात करें क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति की, तो बेटा क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति भी या क्लोरोप्लास्ट के अंदर गुणन जो है वह फिशन के द्वारा होता है। फिशन के कारण एक सेल जो होती है वह एक सेल क्लोरोप्लास्ट जो एक है वह टूटकर विखंडन क्रिया के द्वारा दो क्लोरोप्लास्ट का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति यह मानी जाती है कि इसकी हरित लवक की उत्पत्ति जो है वह साइनोबैक्टीरिया से हुई है। किससे होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी से। कि बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम प्रोप्लास्टिड टू फ्रॉम फिशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट का जीव जनन एक प्रोप्लास्टिड से दो पूर्व मौजूद लोगों के विखंडन से होता है। एक साइनोबैक्टीरिया द्वारा एंडोसिम्बायोटिक उत्पत्ति होती है। क्लियर है बेटा? अगला जो कोशिकांग है उसकी हम लोग बात करते हैं बेटा राइबोसोम। किसकी बात करते हैं बेटा? राइबोसोम की। राइबोसोम को सबसे पहले जॉर्ज पेलेडे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले देखा था। किसने देखा था बेटा? जॉर्ज पेलेडे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले देखा था। बेटा राइबोसोम एक झिल्ली रहित कोशिकांग है और एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के में पाया जाता है। इस पॉइंट को लिखिएगा। राइबोसोम एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग है जो असीम केंद्र की व ससीम केंद्र की दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा हूं कि राइबोसोम इज membrane less
cell organelle present in both prokaryotic and यूकैरियोटिक सेल। फिर देखो बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम जो होता है वह कोशिका द्रव्य के साथ साथ, साइटोप्लाज्म के साथ साथ कुछ कोशिकांगों जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर भी उपस्थित होता है। देखिएगा, इन यूकैरियोटिक सेल, लिखिएगा इन यूकैरियोटिक सेल राइबोसोम इज also present in some organelles like rough endoplasmic reticulum, RER, माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट, along with साइटोप्लाज्म, एक मिनट बेटा, बैटरी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम कोशिका द्रव्य के साथ साथ कुछ कोशिकांगों में भी उपस्थित होता है। लिखिएगा पॉइंट को, ससीम केंद्र की कोशिका में, ससीम केंद्र की कोशिका में राइबोसोम कोशिका द्रव्य के साथ साथ, कोशिका द्रव्य के साथ साथ कुछ कोशिकांगों जैसे खुरदरी, अंतःप्रदवी जालिका, सूत्रकणिका, हरित लवक में भी उपस्थित होते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम कोशिका द्रव्य के साथ साथ कई प्रकार के कोशिकांग जो होते हैं, जैसे खुरदरी, अंतःप्रदवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनके अंदर भी उपस्थित होता है। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा बेटा कि बेसिकली जो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम के अंदर आरएनए और प्रोटीन जो होता है वह उपस्थित होता है। इसी को इस प्रकार से लिख लेता हूं सिर्फ में कि राइबोसोम के अंदर बेसिकली क्या होता है बेटा, आरएनए और प्रोटीन जो है यह मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। फिर देखो बेटा, राइबोसोम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, पहले वहीं पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे आज। यहाँ पे देखो बेटा, राइबोसोम जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के। एक पहला राइबोसोम जिसे हम लोग बोलते हैं 70
एस टाइप ऑफ राइबोसोम, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा ATS। अब आपके मन के अंदर आएगा कि सर एस का मतलब क्या है। बेटा एस जो बेसिकली है इट इज स्वेडबर्ग यूनिट। बेटा आप लोगों ने घर के अंदर मिक्सी देखी होगी, मिक्सी के अंदर डालकर अगर किसी चीज को घुमाया जाए तो हमें सब पता है कि ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द हैवी थिंग्स जो है वह नीचे की तरफ रहेगी और जो लाइट थिंग्स है वह ऊपर की तरफ रहेगी। बेसिकली एक मशीन होती है जिसका नाम होता है बेटा सेंट्रीफ्यूज। क्या नाम होता है बेटा? सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक नाम है, एक सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन होती है। आप लोग जब आगे हायर स्टडीज के अंदर जाओगे तो आपको लैब के अंदर सेंट्रीफ्यूज नाम की एक मशीन देखने को मिलेगी। सेंट्रीफ्यूज के अंदर अगर किसी मटेरियल को डालते हैं और जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं तो मशीन रोटेट करती है। हो सकता है कुछ मशीनें जो होती है 10,000 RPM रोटेशन पर मिनट RPM पे वर्क करती है, कुछ 1 लाख RPM पर भी वर्क करती है, मतलब उसका रोटेशन पर मिनट का जो वैल्यू है वह अलग अलग होता है। अगर सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो मेन जो है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वह काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वह काम करता है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हैवी जो थिंग्स है, हैवी थिंग्स जो है वह तो सेटल डाउन होती है लोअर साइड। कहाँ पर होती है बेटा? सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, मतलब लोअर साइड के अंदर रहती है, लोअर साइड के अंदर रहती है। जबकि जो लाइट थिंग्स है, लाइट जो थिंग्स होती है वह लाइट थिंग्स आपके अपर साइड में रहती है, अपर साइड के अंदर फ्लोट करती हुई रहती है। अब देखो बेटा, अगर हम दोनों प्रकार के राइबोसोम को 70S और 80S दोनों राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज करें तो ATS के राइबोसोम हमें नीचे देखने को मिलेंगे। हैवी है इसलिए उसका नाम रख दिया ATS। यहां पर जो S है, बेसिकली जो S है, इस S का मतलब क्या है? इस S का मतलब है स्वेदबर्ग इकाई। क्या है बेटा? स्वेदबर्ग इकाई है, स्वेदबर्ग यूनिट है, ठीक है। स्वेदबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उनके बेसिस के ऊपर इनको क्या कहा गया? स्वेदबर्ग यूनिट कहा गया। बेटा बेसिकली ये किसको बताता है? इट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। किसको बताता है बेटा? सेडिमेंटेशन, नीचे बैठने की दर, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिनोट करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिनोट करता है। मैंने कहा राइबोसोम जो होते हैं बेटा, राइबोसोम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। बेटा 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है, इस 70S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं यह दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। मतलब पहली बात तो ये क्या होते हैं? ये भार में हल्के होते हैं। भार में क्या होंगे बेटा? हल्के होंगे, ठीक है। लाइट इन वेट, लाइट इन वेट। जबकि हम बात करें ATS की तो ये क्या होते हैं बेटा? भार में भारी होते हैं, हैवी इन वेट, हैवी इन वेट। 70S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वह असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की दोनों प्रकार की सेल में प्रेजेंट होते हैं। असीम या प्रेजेंट इन बोथ, इतना तो हिंदी चल जाएगा, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। मतलब असीम केंद्र की, असीम केंद्र की व ससीम केंद्र की दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। जबकि ATS प्रकार का राइबोसोम होता है ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। केवल ससीम केंद्र की कोशिका में उपस्थित होता है। अब देखो बेटा, अगर हमने केवल एक ही प्रकार के राइबोसोम को देखा तो इसके अंदर भी एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। मैं कह रहा हूं अगर मैंने कहा 70S को कहा तो 70S के अंदर
एक तो होती है बेटा लार्ज सब यूनिट, एक क्या होती है लार्ज सब यूनिट, और एक होती है बेटा स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, इसी तरह एटीएस के अंदर भी, एटीएस प्रकार का जो राइबोसोम है इसके अंदर भी आपको एक लार्ज सब यूनिट देखने को मिलती है, एक देखने को मिलेगी आपको लार्ज सब यूनिट, और एक जो देखने को मिलेगी स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, लार्ज सब यूनिट अगर 70S की बात करें तो 70S के अंदर लार्ज सब यूनिट होती है 50S, और स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है बेटा 30S। जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है बेटा, ध्यान रखना, कभी भी जोड़ना मत, जोड़ोगे तो 80S आएगा। जबकि यहां पर 80S की बात करें तो 60S जो होती है, 60S जो होती है, 60S जो होती है वह लार्ज सब यूनिट होती है, और 40S जो होती है वह आपके स्मॉल सब यूनिट होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा कि ये सब यूनिट सेंट्रल डॉगमा के प्रोसेस के दौरान जुड़ती भी है और अलग भी होती है। इनका जुड़ना और अलग होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। इस पॉइंट को लिखिएगा कि राइबोसोम की बड़ी व छोटी उप इकाइयों का, बड़ी व छोटी उप इकाइयों का जुड़ना व अलग होना मैग्नीशियम आयन की Mg2+ की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। लिखिएगा, द एसोसिएशन एंड dissociation of large and small subunit of ribosome is depends on magnesium आयन कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अगर 1 मिलीमोलार है तो दोनों यूनिट जुड़ी हुई रहती है, बोथ यूनिट कंबाइंड हो जाती है। अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता 1 मिलीमोलार से कम है तो बोथ यूनिट सेपरेट्स। और कई पर किसी किताबों के अंदर ये भी लिखा हुआ है, जिसे मैं अलग कलर से, ऑथेंटिक नहीं है, कि अगर 1 मिलीमोलार से ज़्यादा है तो क्या बनाते हैं? ये पॉलीराइबोसोम्स बनाते हैं, पॉलीराइबोसोम। नॉट कन्फर्म, इसके आगे लिख लेता हूँ, नॉट कन्फर्म। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में भी नहीं है वैसे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर पॉलीराइबोसोम क्या होता है। देखो बेटा, पॉलीराइबोसोम, मैंने कहा कि अगर ये एक एमआरएनए की चेन है, ये क्या है बेटा? एक एमआरएनए चेन है। अगर इस एक एमआरएनए की चेन पर कई सारे राइबोसोम आकर जुड़ जाए, एक एमआरएनए की चेन पर ये हमने क्या लगा दिया बेटा? कई सारे राइबोसोम लगा दिए। ये क्या है? राइबोसोम है, ये है राइबोसोम। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं बेटा पॉलीराइबोसोम, या इसे ही हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम। यदि एक एमआरएनए श्रृंखला पर कई सारे राइबोसोम आकर आपस में जुड़ जाए तो बनने वाली संरचना पॉलीराइबोसोम कहलाती है। लिखिएगा, यदि एक एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए श्रृंखला पर कई सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो बनने वाली संरचना
बढ़ने वाली संरचना पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाती है। पॉलीसोम कहलाती है कि when multiple ribosome attached with single chain of mRNA, the formed structure is called as polyribosome और पॉलीसोम। ये बेटा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है बेटा? हेल्प्स इन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। क्लियर है बेटा? एक पॉइंट और देख लेते हैं राइबोसोम का। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि राइबोसोम is the site for protein synthesis. So ribosome is also known as protein factory. लिखिएगा कि राइबोसोम is the site of protein synthesis. Hence also known as protein factory of cell. राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण स्थल होते हैं। राइबोसोम की बात कर, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं। इसलिए इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, भी कहा जाता है। ठीक है बेटा? तो आज हम लोगों ने लवक, प्लास्टिड और राइबोसोम के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। कल हम लोग इसके आगे की तरफ जो भी है मतलब जितना भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वह कंप्लीट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं बेटा, अदरवाइज क्या होता है कि सेव वाली चीज़ें हम लोग कई बार भूल जाते हैं। ऑन रिकॉर्ड अगर चीज़ सेव हो जाए तो बहुत ही बेस्ट है। न्यू सेशन बायोलॉजी, और आई थिंक इट इज़ द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का 7th लेक्चर होगा। 7th लेक्चर ही है, देख लेते हैं बेटा। आई थिंक इट इज़ द 7th लेक्चर। यस, इट इज़ द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ द लेक्चर नंबर 7। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आशीर्वाद सभी को आप भी बनाए रखना।